सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। दो चैप्टर्स हमारे जो है वो पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 में आज हम स्टार्ट करेंगे ओबेसिटी से और साथ ही साथ योगा की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और योगा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम समझ लेंगे। नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। हालांकि यहाँ पे जो आसन्स के नोट है वो मैंने इंग्लिश में रखे हैं ताकि समझाने में आसानी हो और उसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको हिंदी में अलग नहीं मिलेंगी, ऑलमोस्ट एक जैसी मिलेंगी। इस चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है बच्चे कि इतने ज़्यादा आसन हैं, उनको हम याद कैसे करेंगे? कैसे हमको समझ में आएगा कि इसका क्या प्रोसीजर है? तो देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा और इसमें याद करने से बेटर है कि आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, तो आप बहुत आराम से इस आंसर को लिख पाओगे। मैं पूरे चैप्टर को अभी जब मैं आपको टॉपिक समझाऊँगा आज ओबेसिटी के बारे में और उसके आसन्स के बारे में, तो मैं आपको समझाता चलूँगा कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद करना है। जब मैं बीपीएड या एमपीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ या फिर उनके एंट्रेंस में योगा का चैप्टर पढ़ाते हैं, तो उनको भी मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप बैठ के इनको रट्टा मारो। कुछ और तरीके हैं इस चीज़ को इस चैप्टर को टैकल करने के उस उसको मैं आपको बात करूँगा, ठीक है? चलो, फटाफट शुरू कर देते हैं इस टॉपिक को। तो देखो योगा के बारे में फटाफट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू में या वन लाइनर में आए या लिखने को आए तो आप लिख पाओ। तो जो वर्ड योगा है, ये एक संस्कृत वर्ड से आया है युज जिसका मतलब होता है टू जॉइन, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। योगा वर्ड एक संस्कृत वर्ड से आया है युज जिसका मतलब है जॉइन। अब पतंजलि ने डिस्क्राइब किया था इस वर्ड को टू स्टेबलाइज द माइंड। इसका मतलब क्या होता है यूज का? स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ सोल आत्मा एंड गॉड परमात्मा। तो आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वो हम योगा के थ्रू इसको समझते हैं। और ये जो डेफिनेशन दी थी, किसने दी थी? पतंजलि ने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है? क्या रिफर करता है योगा? रिफर्स टू द यूनिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप इसको रीड कर सकते हो। नोट्स जो है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। तो वहां जाके आप इसको आराम से रीड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फटाफट। वैसे तो आप सबको पता ही होगा। तो भाई रिलीफ देता है, ठीक है? आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आराम आराम आपको मिलता है। रिलीफ मेंटल फटीग, अगर आपके दिमाग में थकान है काम वगैरह की तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो। गुस्सा है, परेशानी है, टेंशन में हो तो ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है? कुछ यहाँ पे क्रियाज हैं, धोती, नेति, नौली एक्सेट्रा, ये सब आगे जाके आप पढ़ोगे अगर आप बीपीएड वगैरह करोगे। यहाँ पे इतना सा जरूरी नहीं है, बस नाम आप अपने दिमाग में रख सकते हो ताकि अगर योगा के बारे में लिखने को आए तो आप इन इंपॉर्टेंस को लिख सकते हो, ठीक है? कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ाता है, ठीक है? और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जिसकी हमने बात करी थी पहले भी अपने चैप्टर्स में, तो जो आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, तो इनको ठीक करने के लिए हमने आसन्स देखे थे। तो ये वहां पे इसी चीज की बात हो रही थी और यहाँ पे भी सेम चीज आपको बताई जाए। अब फटाफट हम आ जाते हैं ओबेसिटी पे। ओबेसिटी भी टर्म आपने जरूर सुना होगा, मैंने पहले और दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं इनको यूज किया है। तो देखो ओबेसिटी क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपकी बॉडी में एक्सेस फैट आ जाता है, यानी कि आप ओवरवेट से भी ज्यादा वेटेड दिखने लगते हो और हो जाते हो वेट की कंडीशन में इन कंपैरिजन टू योर हाइट। तो आपकी ओबेसिटी की कंडीशन आती है। देखो फटाफट इसको समझ लो। कभी भी आपका जब बीएमआई स्कोर 30 के ऊपर निकल जाता है, मोर देन 30 हो जाता है, तो आप ओबीस की कंडीशन में आ जाते हो। यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा चार्ट लगाया है कि आपका जब बीएमआई स्कोर 18.5 या उससे कम रहता है तो अंडरवेट आप रहते हो। 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल रहता है। 25 से 29.9 ओवरवेट और 30 से 34.9 आपका ओबीस कंडीशन शुरू हो जाता है, यानी कि 30 के ऊपर का बीएमआई स्कोर आपका ओबीस कंडीशन बताने लगता है, ठीक है? इसके बाद भी देखो ओबीस की क्लासेस होती हैं। 35 से 39.9 ओबीस सेकंड क्लास होती है, ये आपकी ओबीस 1 हो जाती है उस कंडीशन में। फिर ये 35 से 39.9 हो जाती है, तो ये आपका ओबीस सेकंड क्लास हो जाती है। और इसके बाद जो 40 और अबव आपका हो जाता है, 40 एंड अबव, तो ये आपका ओबीस थर्ड क्लास हो जाती है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। यहाँ पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। खैर, अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि बीएमआई का देखो फॉर्मूला क्या है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप देख सकते हो, वेट अपॉन हाइट, ठीक है? तो वेट आपका इन किलोग्राम्स रहता है और हाइट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? फीट में नहीं, इंच में नहीं, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर में आपकी यहाँ पे हाइट रहती है, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आपकी हाइट रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि किसी का वेट है लेट्स से 45 किलोग्राम्स, ठीक है? और उनकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 हो गया। तो हमें क्या करना है? 1.5 इंटू 1.5 इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 4.5 और ये 2.25 आएगा अराउंड, सॉरी नॉट 4.5, 45 और डिवाइडेड बाय 2.25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 20 के आसपास से स्कोर आएगा। तो आप देख सकते हो 20 कहाँ आएगा? आपका नॉर्मल में। लेकिन यही स्कोर जब आपका हाइट और वेट के कंपैरिजन को करके अबव 30 चला जाएगा तो ये आपका ओबीस कंडीशन बन जाएगी, ठीक है? अब देखो ओबीस की कॉजेस क्या-क्या है, तो आप सबको पता है। फैट ज़्यादा खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, कैलोरी रिच फूड ज़्यादा खा रहे हो, तो इससे नुकसान आपको होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके फंक्शन करना सही से काम नहीं कर रहे, यानी कि जो आपके ग्लैंड्स हैं, जो आपके
हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपके बॉडी के फंक्शंस को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, आपका वेट, आपका टेम्परेचर, आपका हेयर, सारी चीजें वो सही से फंक्शन अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ये इश्यूज हो सकते हैं, आप ओवरवेट हो सकते हो, बेसिकली आपका थायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं कर रहा है तो। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? वेट आपका बढ़ेगा, लेजी आप होते चले जाओगे, मेंटल इमोशनल एक्टिविटीज में आप बहुत ज्यादा डल फील करोगे, लो फील करोगे कि यार मैं इतना मोटा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, पता नहीं मैं कैसा लगूंगा वगैरह वगैरह। फिर आप फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाओगे। प्रिवेंशन फॉर ओबेसिटी, तो वही चीजें जो कॉजेज है उसी का उल्टा कर लो भाई। लो फैट फूड खाओ, फाइबर रिच फूड खाओ, फैट स्वीट जंक फूड कम खाओ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स ये सब नहीं होना चाहिए। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ओबेसिटी के बारे में चीजें लिखी हुई थी ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो फटाफट हम देखते हैं आसन के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है इसका, कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आसन कौन कौन से यूज हो सकते हैं। तो ये आपके सारे आसन थे, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे आसन जो आपके हैं ये आपके ओबेसिटी के लिए है, ठीक है। ताकि अगर आपको याद करना हो कि ओबेसिटी के लिए, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि 4 ऑप्शंस आ गए, उसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से कौन से वो आसन है जो ओबेसिटी के लिए यूज होते हैं, या फिर कौन सा एक आसन ऐसा है जो ओबेसिटी के लिए यूज होता है, फिर कौन सा एक ऐसा आसन है जो कि नहीं यूज होता है। तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कि मेजरली आसन किस चीज को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब देखो, हम इन्हीं सब के बारे में नीचे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनका प्रोसीजर क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। तो बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत आराम से मैं आपको समझा दूंगा। रही बात इनके प्रोसेस की, तो प्रोसेस देखो, मैं बीपीएड और एमपीएड के बच्चों को सिर्फ एक सजेशन देता हूं कि आप इंस्टेड की कॉपी लेके और बुक लेके याद करना शुरू करो, आप रोज 3 से 4 आसन परफॉर्म करना शुरू कर दो। अपने पेरेंट्स के साथ करो, अपने भाई बहन के साथ करो, अपने दोस्तों के साथ करो, नहीं है तो कोई अकेले करो। इससे बेटर ऑप्शन और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इस चैप्टर में आप 20 से 25 आसन पढ़ने वाले हो तो 20 से 25 आसन याद करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड अगर आप इन आसन्स को अल्टरनेट डेज पे 3-4 आसन करते रहोगे तो 20, 25, 30 नहीं तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 आसन, 15 आसन तो याद हो ही जाएंगे, ताकि एग्जाम में अगर वो आसन आपको दिखेंगे तो आप आराम से उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बाकी हम बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीजों को देखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है, ताकि आराम से आप इन सारे आसन को अटेंड कर पाओ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आसन क्या है, कैसा है, ये पता होना चाहिए। या तो आप इस इमेज को देख के समझो, या तो जैसे मैंने बोला परफॉर्म करो, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको सीधे-सीधे इमेज मिल जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये कौन-सा आसन परफॉर्म किया जा रहा है। ये सारी फोटोज़ जो हैं आप पीछे देख सकते हो, टेक्स्ट भी आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपकी बुक से ही ले ली है। क्योंकि अगर आपकी बुक्स में ऐसे इमेजेस दिए हुए हैं, तो फिर आगे जाके आपको पेपर में भी ऐसे इमेज देखने को मिल सकते हैं। मैं आप लोग को फिर से एक बार बता देता हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो ये देखो मैं आपको इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। सरस्वती की, डॉक्टर वीके शर्मा जी की ये बुक है, ठीक है। आपके एनसीएफ 2023 जो नया वर्जन, नया सिलेबस है, उसकी ये बुक है। तो आप, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनसे भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो, ताड़ासन की बात करते हैं सबसे पहले, जिसको माउंटेन पोज बोलते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके सेकेंडरी नेम है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, माउंटेन पोज किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ताड़ासन को बोलते हैं। जैसे कि इमेज में आपको समझ में आ रहा है, ये माउंटेन जैसा पोज बनाया जा रहा है ऊपर, कि माउंटेन जैसा हाइट है, हाई है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बात आती है आपके प्रोसीजर की, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि प्रोसीजर आपको कैसे लिखना है, और फिर बाकी जो आसन आएंगे हम उनको जल्दी जल्दी देखेंगे। देखो, अगर आप इस आसन को करना सीख जाते हो, अगर आप इस पोजीशन से समझ में आपको आ रहा है कि ये आसन कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो सबसे बेसिक चीज, जितने भी आपके स्टैंडिंग आसन हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल खड़े होना है, ठीक है। बॉडी को इरेक्ट रखना है, सीधे रखना है। फिर आपके फीट की पोजीशन होगी, फिर आपके हैंड्स की पोजीशन होगी, फिर आपको सारी पोजीशंस डिस्क्राइब कर देनी है कि क्या-क्या पोजीशन में आपको सबसे पहले खड़े होना है। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा है स्टैंड, फीट, जॉइंट। अब जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम आप उतारो, उतार लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हो सकता हो पहले पॉइंट में लिख दो कि द फर्स्ट स्टेप इज, सिर्फ लिखो 1 डॉट स्टैंड इन एन इरेक्ट पोजीशन विद योर बॉडी कंफर्टेबली स्टैंडिंग, कुछ भी ऐसा लिख दो। सेकंड में आप चाहो तो फीट के बारे में लिख दो, कीप योर फीट जॉइंट इन एन रिलैक्सेशन पोजीशन, योर नीज, जैसा भी जो भी लिखना है, नीज फ्लेक्सिबल या नीज स्ट्रेट, जो भी लिखना चाहो, फीट्स अपार्ट एट शोल्डर डिस्टेंस, फीट क्लोज टुगेदर, जो भी 45 डिग्रीज 90 डिग्रीज, जैसा भी आपको आसन पता है आप उसको लिखो, तो आपको इनको पॉइंट में लिखना है। फिर इनहेल, आपको ब्रीथिंग के बारे में लिखना पड़ेगा कि इनहेल एक्सहेल कब करना है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेच शोल्डर्स। अब देखो, क्योंकि आप इमेज में देख सकते हो कि शोल्डर्स को स्ट्रेच करने की बात है, तो हाथ ऊपर के बाद लिखो कि भाई हाथ ऊपर करने हैं, अपनी हमारी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करना है, पाम जो है वो आसमान की तरफ फेस करेंगे,
जो हमारे ह्यूमरस है या हमारे जो जो भी हैंड बोन्स हैं वो कंप्लीटली स्ट्रेट रहेंगी। ऊपर की तरफ आईज की जो पोजीशन है देखो ऊपर की तरफ चली गई और इस पोजीशन को होल्ड करना है, नीचे आना है, रिलैक्स करना है, वापस से आपको 5 से 10 बार इसको परफॉर्म करना है या 10 से 20 मिनट परफॉर्म करना है। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको करो, इनको समझो और अपने हिसाब से प्रोसीजर लिख देना, ठीक है? क्योंकि ये आपका लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन बनता है। बेनिफिट्स क्या-क्या है फटाफट देख लो, ऑलमोस्ट बेनिफिट सेम है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत आराम से समझ में आ जाएँगे। देखो, पोस्चर इंप्रूव करेगा, फ्लैट फीट रिड्यूस करेगा, फ्लैट फीट के बारे में हमने डिफॉर्मिटीज़ में पढ़ा है, तो फ्लैट फीट को सही करने का ये भी एक तरीका है, ठीक है? नीज़ को स्ट्रेंथ करेगा, बटक्स को टोन करेगा, एलिविएट्स साइटिका। अच्छा, साइटिका आपकी एक नर्व होती है जो कि आपके बैक में होती है, तो ये आपके बेसिकली बैक से लेके आपके बटक्स तक जाती है, तो साइटिका नर्व होती है, तो इसको भी बेटर करेगा ये, ठीक है? स्पाइन को एजाइल करेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा, ठीक है? हाइट आपकी बढ़ेगी, बैलेंस आपका बढ़ेगा, डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का सिस्टम भी आपका अच्छा होगा, ठीक है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है भाई? अगर आपको हेडेक है, इंसोम्निया है, लो ब्लड प्रेशर है, तो आपको इनको परफॉर्म नहीं करना है। देखो, अब ये कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का क्या मतलब होगा कि आपको ये चीजें या फिर ये आसन कब नहीं करने, ये होता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब। तो कब-कब आसन नहीं करने हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे आसन में क्या बोल सकते हो, जो भी आसन आप परफॉर्म कर रहे हो, उस पर्टिकुलर आसन में जो भी आपका बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा है या फिर कोई भी अगर जॉइंट यूज़ हो रहा है, सबसे पहले तो उसके बारे में लिख दो। अगर मुझको ये शोल्डर का आपका आसन है, जिसमें शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है, तो मैं सबसे पहले लिख दूँगा भाई अगर मेरा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये जो मेरा जॉइंट है ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट या जो भी आप नॉर्मल भाषा में लिखना चाहो शोल्डर जॉइंट, तो ये इंजर्ड हैं, तो ये आपको आसन परफॉर्म नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आप अपने टोज़ पे एक्सटेंड कर रहे हो, भाई अगर मेरे टोज़ में इंजरी है, तो आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। ब्लड प्रेशर लो है, तो ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। कोई बीमारी है, हेडेक है, तो आपको आसन परफॉर्म नहीं करना है। तो ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन हो जाएगा कि जो भी जॉइंट या बोन आप यूज़ कर रहे हो, मसल यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पे इंजरी है, उसके बारे में लिख दो कि आपको इस कंडीशन में इसको परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वो आसन कैसा है, ठीक है? तो एक आपका ये ऊपर हो गया। आई होप आपको ये याद हो गया होगा ताड़ आसन, माउंटेन पोज और किस तरीके से ये होता है, इसको दिमाग में रखो। अब हम बात करते हैं, थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे। अब है हमारा कति चक्र आसन। अब यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो, समझ जा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉर्मल खड़ा हुआ हूँ, फीट की पोज़ीशन वगैरह भी पढ़ लेंगे। हैंड्स हमारा हाय बोल दो मैगी को सब लोग। हाथ हमारा नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, हेड ऐसे स्ट्रेट रहेगा। देन इसके बाद हाथ हमारे ऐसे सामने आएँगे, सामने आने के बाद राइट साइड जाएँगे, जो अपोज़िट हैंड है डायरेक्शन का, वो हमारे शोल्डर पे आएगा, जो राइट हैंड है, यानी कि जो डायरेक्शन वाला हैंड है, वो पीछे जाएगा, आई साइड पीछे जाएगी, 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस नॉर्मल कंडीशन में आना है और दूसरे साइड चले जाना है। अगर आप इस चीज़ को करना सीख जाओगे रोज़, तो क्या आप इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि इसको कैसे करना है? बस वही आपको करना है। पूरी कहानी है 15 में लिखी हुई है, अगर आप करना सीख जाओगे तो आप इसको 15 से 20 भी कर दोगे, मुझे पता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल में लिख दिया। देखो पहला पॉइंट स्टैंड स्ट्रेट, दूसरा स्पाइन इरेक्ट, तीसरा लेग्स अपार्ट, शोल्डर विड्थ, चौथा स्टैंड स्ट्रेट। यार ये तो आप भी कर सकते हो, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बस इस आसन को करना सीख जाओ, ठीक है? बाकी अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो नोट्स तो मिल ही जाएँगे, आप इसको पढ़ सकते हो। बेनिफिट्स क्या है भाई? रिमूव लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब होता है जैसे लेज़ीनेस टाइप का बोल सकते हो, तो वो आपको रिमूव करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा। कॉन्स्टिपेशन अगर पेट में आपको दिक्कत है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, फटाफट देख लो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपके नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड बाय दोज़ हू हैव अंडरगोन एब्डोमिनल या स्पाइनल सर्जरी। अब देखो, एब्डोमिनल का स्पाइनल इंजरी का यूज़ हो रहा है, तो आपको उसको परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है? इसमें भी शोल्डर के बारे में लिख सकते हो भाई, शोल्डर का अगर इश्यू है तो आप नहीं लिख सकते हो। सफरिंग फ्रॉम हर्निया, स्लिप डिस्क, एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन। हर्निया भी आपका एक पेट का इश्यू होता है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ ब्लोटिंग जैसी कंडीशन हो जाती है। स्लिप डिस्क आपके बैक में होती है। एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन, अगर आपके एब्स में कुछ एब्डोमेन्स में कुछ प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, तो आपको नहीं करना। शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका एब्डोमेन पार्ट यूज हो रहा है, तो इतना ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं करना है। समझ जा रहे होगे बड़े आराम से कि किस तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप लिख सकते हो। अगर आपको आसन समझ में आ गया, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन तो समझ में आपको आ ही जाएगा, ठीक है? फिर भी अगर कुछ भी याद ना आए, बस इतना याद आ जाए कि आसन कैसा है। ये ऑलमोस्ट आपके सारे स्टैंडिंग आसन है, तो नीज के बारे में लिख देना कि भाई नी में इंजरी नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट का अगर आपको याद है कि मूवमेंट की बात है, तो शोल्डर में होनी चाहिए, बैक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक तो आपका स्ट्रेच हर उसमें ही हो रहा है, ठीक है? चलो, पवन मुक्त प्रोसीजर की बात करते हैं। देखो इमेज देख लो, कैसे होता है आपका पवन मुक्त। ये तो बहुत सिंपल सा है, सीधे लेटो, पैर को पहले 90 डिग्री करो, फिर पास में लेके आओ, फिर होल्ड करो और फिर थोड़े सेकंड्स तक होल्ड करके रखो, ठीक है? आराम से आप इसको देख सकते हो। इनहेल और एक्सहेल कब करना है, इसको आप रीड कर लेना कि इनहेल कब करना है, जब आप लोग स्लोली लिफ्ट लेग्स एंड बेंड नीज टुवर्ड्स चेस्ट, हग नीज विद इंटरलॉक। तो यहाँ पे आपको इनहेल कर लेना है और फिर एक्सहेल स्लोली रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन। जब आप नॉर्मल पोजीशन में जाओगे, यानी कि पैर को अपने वापस स्ट्रेच करना शुरू करोगे, तो आपको एक्सहेल कर लेना, ठीक है? चलो, बेनिफिट्स क्या-क्या है?
हेल्पफुल गैस्ट्रिक इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम्स, वेस्ट बैक पेन, तो गैस्ट्रिक इश्यूज आपके पेट के इश्यूज हो सकते हैं, तो ये कुछ बेनिफिट था। बाकी देखो एसिडिटी हो गया, इंडाइजेशन हो गया, स्टमक एप्स में बहुत बेनिफिशियल होता है उसके लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ बैक मसल, बैक पेन ठीक करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। चलो ये तो आपको रीड करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में इनके रखने पड़ेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना, हार्निया के केस में नहीं करना, हार्ट प्रॉब्लम में नहीं करना, अल्सर पेशेंट, अल्सर भी आपका पेट का ही एक इश्यू होता है, ठीक है। आपका जो आप ऐसे बोल सकते हो कि एसिडिटी टाइप की कंडीशन होती है, पेट में दर्द होता है, तो वो आपका इसकी वजह से होगा। प्रेग्नेंट या फिर मेंस्ट्रुइंग वुमेन को ये नहीं करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो प्रेग्नेंट वाली बात फिर से यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं मत्स्य आसन, जो कि हम फिश पोज इसको बोलते हैं। देखो फिश जैसा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसको मत्स्य आसन बोलते हैं। इमेज देख के समझ में आ रहा होगा इसको करना कैसे है ना। अब हम ऊपर नहीं देखेंगे, यहीं से आप इसका पता लगा लो कि पहले क्या करोगे भाई, अपने घुटने के बल बैठोगे, घुटनों को ऐसे फोल्ड करके बैठोगे, हाथों को ऐसे पीछे लेके जाओगे और धीरे धीरे पीछे स्ट्रेच करना शुरू कर दोगे। इतनी बात से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि पहले आपको ऐसे बैठना है, नीज फोल्ड करके कंफर्टेबल पोजीशन में, बैक आपकी इरेक्ट रहेगी, हेड स्ट्रेट रहेगा, बॉडी रिलैक्स रहेगी। स्लो मूवमेंट करते करते आपको पीछे जाना है और अपने हैंड्स को मूव करते करते अपने हिप्स के पास या फिर हिप्स के नीचे तक लेके जाना है। बॉडी को ऐसे होल्ड करना है, चेस्ट को अप रखना है, एक सी जैसा कर्व बनाना है, और आप इसको 5 से 6 बार कर सकते हो। देखो कितनी बातें तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी, जो कि इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ से कहानी बन के लिखा हो, ठीक है। चलो समझ में आ गया आई होप कि आपको इसके प्रोसीजर्स लिखने कैसे हैं, क्योंकि याद करना तो बहुत मुश्किल है कि आप पॉइंट वाइज याद करो, तो ऐसे आप इनको दिमाग में रख सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएंगे। बेनिफिट्स देख लो भाई। फिर यहाँ पे देखो स्ट्रेचिंग हो रही है नेक मसल की और शोल्डर्स की, अगर आपको ये आसन करना आ गया तो आप आराम से लिख पाओगे। बैक पेन से बचोगे, टेंशन या स्टिफनेस से बचोगे, डिप्रेशन या फटीग से राहत मिलेगी, इमोशन और स्ट्रेस से आपको राहत मिलेगी, ब्लड सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपके ठीक होंगे। तो ये सारी चीजें आपकी, अब देखो अब क्योंकि आप सामने से यहाँ से चेस्ट को इतना एक्सटेंड कर रहे हो, तो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स भी ठीक हो, डिसऑर्डर्स भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने एक पाथवे को, जो आपका विंड पाइप है, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, उसको फैला रहे हो, ताकि एयर की जो इनकमिंग और आउटगोइंग है आपकी, वो आपकी बेटर हो पाए, यानी कि इनटेक अपटेक जो है वो आपका बेटर हो पाए, ठीक है। चलो कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लो। अब देखो बना के लिख लोगे, लो ब्लड प्रेशर की बात है, ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर की बात है, प्रेग्नेंट वुमेन ना करें, नेक लोअर बैक में इंजरी तो मत करो, प्रेगनेंसी है तो भी आपको ये नहीं करना। अब आप मेरे ख्याल से आराम से आप ये सारी चीजें अब लिख पाओ, ठीक है। हल आसन की बात कर लेते हैं, जिसको हम प्लो पोज भी बोलते हैं, ठीक है। हल आपको पता होगा जो किसान यूज करते हैं हमारे देश में, और प्लो करते हैं वो लोग, प्लोइंग करते हैं, तो ये उसका इमेज है, ठीक है। आराम से मेरे ख्याल से प्रोसीजर लिख लोगे, समझ जाओगे कैसे। सीधे पहले लेटना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, हाथों को नीचे प्लेस करना है, पाम्स देखो नीचे की तरफ है, और फिर धीरे धीरे 90 डिग्री आते आते अपने पैरों को पीछे ले जाके एक्सटेंड करना है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, रीड कर लेना आराम से, आप इसको भी लिख लोगे। बेनिफिट्स क्या है भाई, डायबिटीज के लिए मदद करेगा, ओबेसिटी में हेल्प करेगा, ओबेसिटी तो मेन हमारा टॉपिक ही है। इलास्टिसिटी आएगी, स्ट्रेचिंग हो रही है तो भाई इलास्टिक होगा ही आपका बॉडी। बेली फैट, बॉडी फैट कम होगा, मेमोरी पावर आपकी बढ़ेगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी पावर ही आपकी बढ़ाता है, ठीक है। बैक पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो यूज नहीं करना है, प्रेग्नेंट वुमेन भी इसको ना करें तो बेहतर है, और ना ही करें तो, ठीक है। फिर है पश्चिमोत्तानासन, इमेज देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन है, बहुत ज्यादा कराया जाता है। सिटिंग पोस्चर में होगा, सिट ऑन फ्लोर विद लेग स्ट्रेच्ड आउट, लेग्स आपके स्ट्रेच्ड आउट हैं। सिट स्ट्रेट, रेज बोथ आर्म्स अबव हेड, पहले हाथों को ऊपर करना है, फिर स्ट्रेच करना है उनको। बेंड फॉरवर्ड एंड होल्ड बिग टोज विद मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, तो आपने मिडल इंडेक्स फिंगर से अपने टो को होल्ड करना है। देन एक्सहेल स्लोली एंड ट्राई टू टच द नीज विद फोरहेड, एक्सहेल करना है और फिर अपने सर से नीज को टच करने की कोशिश करनी है। स्टे इन पोजीशन फॉर 5 डीप ब्रेथ्स व्हाइल एक्सहेलिंग, तो ऐसे करते करते 5 बार आपको करना है, फिर आपको वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप आराम से लिख पाओगे। बेनिफिट्स क्या है भाई, स्ट्रेचेस हैमस्ट्रिंग, स्पाइन, शोल्डर्स, हिप्स। इंसुलिन सिक्रीशन, आपकी जो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाती है, ताकि आपका जो ग्लूकोज है वो अच्छी तरीके से बॉडी में जाए और सिर्फ स्टोर ना हो, उसका अच्छे से प्रोसेस हो, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो आपका, तो ये आपको सिक्रीट करता है। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट से आपको बचाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने से भी आपको ये बचाएगा, ठीक है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लो भाई, तो प्रेग्नेंट वुमेन ऑलमोस्ट सब में ही आ गए, तो आप इसको याद रख लोगे। रेस्पिरेटरी या हार्ट प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। अल्सर पेशेंट्स शुड अवॉइड, अल्सर की बात हम ऊपर पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका प्रोसीजर है अर्धे मत्स्येंद्रासन का, ये है आपका हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज, ये आप देख सकते हो। अब देखो ये भी इमेज देख के आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। रोज अगर प्रैक्टिस करने लगोगे तो मेरे ख्याल से बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। इसका भी प्रोसेस आप ऊपर देख सकते हो। सिटिंग पोस्चर में है, सिट स्ट्रेट, लेग्स स्ट्रेच्ड इन फ्रंट, तो ये आप अरे आराम से इसको कर लोगे, कभी भी आप इसको परफॉर्म करोगे तो। बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेस्ट पोजेस है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लीवर किडनी फंक्शनिंग को अच्छा करेगा, स्ट्रेचेस शोल्डर्स, हिप्स एंड नेक। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छा करेगा, एंजाइम्स जो आपके
प्रोसेस को, जो आपके जितने भी एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के बेसिकली जो आपके प्रोसेस है उनको अच्छा करने में और तेज करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, साइटिका की बात, बैकएट की बात इसमें भी हो रही है। देन थेराप्यूटिक फॉर अस्थमा एंड इनफर्टिलिटी, तो ये आपके अस्थमा और इनफर्टिलिटी के भी अगर आपको इश्यूज हैं तो ये भी आपको उसमें ट्रीट करने में हेल्प करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रेगनेंसी के टाइम नहीं करना है, हार्ट एब्डोमिनल इंजरी है, सर्जरी है तो नहीं करना है, पेप्टिक अल्सर, हर्निया है तो नहीं करना, स्पाइनल प्रॉब्लम है तो नहीं करना, स्लिप डिस्क है तो नहीं करना। ठीक है, क्योंकि बैक यहाँ पे सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रही है तो आपको नहीं करना है। धनुरासन की बात करते हैं। धनुरासन देखो आपका एक बो जैसा पोज बन रहा है तो इसको हम बो पोज भी बोलते हैं। ठीक है, लाई ऑन योर स्टमक, ये आप रीड कर लेना प्रोसीजर आराम से, नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बेनिफिट क्या क्या होते हैं देखो, बेनिफिट्स भी अब आपको देखो समझ में आ रहे होंगे, है ना? मेरे ख्याल से अब आपको आसन देख के समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या इसके फायदे हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आप प्रोसीजर समझ जाओगे और आसन को करना आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए ना तो वहाँ एग्जाम में करना शुरू कर देना, अगर याद हो तो आप उससे भी लिख लेना। ठीक है, तो बैक एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ करेगा, स्टमक डिसऑर्डर्स अच्छे करेगा, बेली एरिया को फ्लैट करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़िया करेगा, डायबिटीज से आपको बचाएगा। ठीक है, थोरेसिक रीजन को एक्सपैंड करेगा, ये आपका थोरेसिक रीजन जो है हमने बात भी करी थी तो वो आपको एक्सटेंड करेगा। हंचबैक का हंचबैक आपको याद होगा, हमने डिफॉर्मिटी पढ़ी थी तो उसको ठीक करेगा। ठीक है, और एपेटाइट को भी आपका ये अच्छा करेगा। प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये करना है। ठीक है, लाई ऑन योर स्टमक, होल्ड बोथ फीट विद हैंड्स। ठीक है, दोनों पैरों को हाथ से पकड़ लो, रोल योर बॉडी जेंटली स्लोली एज मच एज यू कैन, लुक स्ट्रेट अहेड विद अ स्माइल, सामने देखो और स्माइल करो करो। कीप पोज स्टेबल व्हाइल पेइंग अटेंशन टू ब्रेथ, अपना नॉर्मल पोजीशन में रहो और ब्रीथिंग पे ध्यान दो और 1 से 20 सेकंड तक करो और देन वापस आ जाओ और फिर रिलैक्स करो और फिर से दोबारा से करो। ठीक है, चलो। कॉन्ट्राइंडिकेशन नॉट फॉर दोज विद हाई ब्लड प्रेशर, बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन और एब्डोमिनल सर्जरी, तो जिनको ये इशू है इनको नहीं करना, प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये नहीं करना है। ठीक है, फिर है उष्ट्रासन, कैमल पोज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कैमल जैसा आप इसको देख सकते हो। फिर से देखो फ्लोर पे बैठना है, कीप स्पाइन एरेक्ट, पाम्स ऑन ग्राउंड बिसाइड बटक्स, ये आप चाहो तो इसको 3 अलग-अलग पार्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेंड लेफ्ट लेग, सिट ऑन हील्स, प्लेसिंग बटक्स बिटवीन हील्स, राइट बिग टो ओवरलैपिंग द लेफ्ट, कीप हैंड्स ऑन हील्स, फिंगर्स फेसिंग सीलिंग। ठीक है, फिंगर्स आपकी जो है सीलिंग पे फेस करनी चाहिए। कीप हेड ऑन थाइस, अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो गया ना, चलो इसको करने की ट्राई कर लेना। ये मेरे ख्याल से हैंड होना चाहिए, हाँ ये हैंड होगा, हेड नहीं होगा ना। ठीक है, तो प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब से या फिर कहीं से भी इसको और डिटेल में भी देख सकते हो, परफॉर्म कर भी सकते हो तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, एंटीरियर मसल बॉडी को स्ट्रेच करेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, रिलैक्सेशन मिलेगा लोअर बैक को, इनिशियल प्रैक्टिस और बैक बेंडिंग के लिए, और एब्डोमिनल फैट आपका कम करेगा। नॉट फॉर पीपल विद सिवियर बैक इंजरी, हाई लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, देखो ऑलमोस्ट सेम चीजें सब में यहाँ लिखी है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं फटाफट। ये आपका सूर्य भेदा प्राणायाम, ठीक है, ये आपको परफॉर्म करना है। प्रोसीजर क्या है, सिट कंफर्टेबली इन पद्मासन और सिद्धासन। ठीक है, पद्मासन या सिद्धासन में नॉर्मली जो हम अपना पैर फोल्ड करके बैठते हैं वो आप, ये आपकी कंडीशंस होती हैं। कीप हेड स्पाइन एरेक्ट, आईज क्लोज्ड। ठीक है, शट लेफ्ट नोस्ट्रिल विद राइट फिंगर। अब देखो आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, ठीक है, उसको आपको राइट, सॉरी रिंग फिंगर से आपको उसको क्लोज करना है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो, जैसे लेफ्ट है तो इन्होंने राइट हैंड से किया है। नाउ ब्रीथ इन, इनहेल स्लोली डीपली थ्रू राइट नोस्ट्रिल। अब नाइट से आपको राइट से इनहेल करना है क्योंकि लेफ्ट आपने बंद कर रखी है। देन जैसे आपने देखा होगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपकी होती है वैसी होगा। फिर इसको करने के बाद, ये करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रखना है और फिर दूसरे से ब्रीथ आउट कर देना है। ठीक है, ऐसे आपको साइकिल्स रिपीट करनी है 3 से 10 बार। बेनिफिट्स आपकी बॉडी फंक्शंस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा आपका करेगा, ऑक्सीजन आपकी बढ़ाएगा बॉडी में। ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो उसको कम करेगा, कफ कोल्ड से आपको बचाएगा, लो ब्लड प्रेशर करने के लिए अच्छा तरीका ये आपका होता है। ठीक है, नॉट टू बी प्रैक्टिस इन ब्लॉक नॉस्ट्रल्स, अगर आपको जुकाम सर्दी जुकाम है तो आपको नहीं करना, हाइपरटेंशन में नहीं करना, हार्ट का इशू है तो नहीं करना, हाइपर एसिडिटी है यानी कि पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी है, पेट दर्द है तो नहीं करना। तो अलग अलग कंडीशन है जिसके बेसिस पे आपको इसको नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप देखो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इस टॉपिक का। ऐसे अभी आपके और भी टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आएंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप दोबारा से इस वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आए, नोट्स रीड करना ताकि आपको अच्छे तरीके से सब समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये आसन परफॉर्म करने हैं, क्योंकि मैं देखो आपको बैठ के एक एक चीज ऐसे याद नहीं करा सकता हूँ कि धनुरासन का प्रोसीजर है, लाइन ऑन योर स्टमक, पेट के बल लेट जाओ, दोनों हाथों को पैरों पे रखो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको करोगे तो बहुत आराम से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, चलो, और अगर आप चाहोगे तो कभी सेशन रख लेंगे लाइव और फिर साथ में परफॉर्म कर लेंगे, तो वो बेस्ट। ठीक है, चलो, यूज का क्या मतलब होता है भाई, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, सबसे ऊपर जाते हैं। टू जॉइन, इसका मतलब है आपका इसका यूज का। ठीक है, तो यूज आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यूज आपका मतलब हो जाता है, और ये
किसने दिया था? पातंजलि ने इसका मतलब हमें समझाया था, ठीक है? फिर which of the following condition is explicitly listed as a benefit of practicing पश्चिमोत्तानासन seated forward bend? तो पश्चिमोत्तानासन का इसमें कौन सा फायदा है? ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। मेरे ख्याल से आप देख के समझ जाओगे, ये हाइट है, ठीक है? और ये गलत आंसर भी है, वैसे तो हाइट की बात इसमें होगी। चारों ऑप्शंस में से बहुत ईज़ी सा ये क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी जल्दी वीडियोज़ आपके आ जाएँगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।